हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं आप लोगों से पास एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो लोग भी इंटरनेशनल बिजनेस में आइदर इंटर कर चुके हैं या इंटर करने की प्लान कर रहे हैं या इस फील्ड में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सिंपल है बट हाईली इम्पोर्टेंट। सो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से सुने। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे आप एक पेपर और पेन लेकर बैठें, उसे नोट करें और उस पे अगर और आपको ज़रूरत पड़े दूसरे सोर्स से, बुक से या और भी जो वेबसाइट्स पे दूसरे चैनल पे जो स्टडी मटेरियल्स उसके बारे में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में ज़रूर स्टडी करें, बिकॉज ये हाईली 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट। ये एक टॉपिक है जो आपके पूरे बिजनेस को, अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया, आपके पूरे बिजनेस को बर्बाद कर सकती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा जिसमें बड़े बड़े कंपनीज जो एमएनसीज हैं, जो फिनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है, जिनके पास काफ़ी पैसा है, जिनके पास नेटवर्क है, जिनके पास मैन पावर है, बहुत स्ट्रांग कंपनीज है, उन्होंने भी ये गलती की और कहीं ना कहीं उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वो भी फेल हुए इस एक गलती की वजह से। राइट। सो आज हम बात करेंगे राइट मार्केट, जो सही मार्केट है इंटरनेशनल बिजनेस में, वो कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। अगर हमने नहीं सेलेक्ट किया तो क्या हो सकता है। कॉमन सेंस की बात है, अगर आप सही मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स नहीं लॉन्च करेंगे तो क्या होगा। अगर मार्केट ही सही नहीं है तो आप सेल नहीं कर पाएंगे। राइट। अगर सेल नहीं होगा तो रेवेन्यू नहीं होगा, रेवेन्यू नहीं होगा तो बिजनेस पे डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अ, पहले हम ये देखेंगे कि मार्केट सिलेक्शन, ये जो टॉपिक है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। राइट। देखिए, मैंने पहले भी बोला कि ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा काम है कि अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो आपका सक्सेस या फेल्योर बहुत हद तक यहीं पे डिसाइड हो जाता है। ओके। सो आपके पास 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं। आप ये सिलेक्ट करेंगे कि हमें मुझे किस कंट्री में बिजनेस करना है, कौन सी कंट्री मेरे लिए सही रहेगी बिजनेस करने के लिए। राइट। आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो है नहीं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, प्रोडक्ट्स लिमिटेड हैं। राइट। तो आप पर्टिकुलर मार्केट सेलेक्ट करेंगे जो आपके लिए बेस्ट सूटेड हो। ओके। उसके अलावा बहुत सारे एंट्री बैरियर होते हैं, बहुत सारे टैरिफ बैरियर्स होते हैं, कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं। इसके बारे में हम आगे में बात करेंगे, क्या होता है टैरिफ बैरियर्स, क्या होता है नॉन टैरिफ बैरियर्स। बट बहुत सारे एंट्री बैरियर्स होते हैं क्योंकि हर एक कंट्री कभी भी अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को, जो उनके कंट्री के अंदर जो बिजनेस प्लेयर्स हैं, कभी भी उनको प्रमोट करना चाहेगी। राइट। तो बहुत सारे बैरियर्स लगा दिए जाते हैं ताकि आपका एंट्री जो है वो डिफिकल्ट हो जाए। कुछ कंट्री हैं जी हाँ, जहां पे एंट्री बैरियर बहुत ही कम होता है, बहुत मिनिमम होता है। करेक्ट। तो हम ये देखेंगे कि कौन से कंट्रीज हैं जहां पे एंट्री बैरियर नहीं है या बहुत कम है, जहां पे हम इजीली बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। हर एक कंट्री में बिजनेस करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे उनको खुद का आ, उनके खुद का ग्रिप उस पर्टिकुलर बिजनेस से बहुत ज्यादा है। अगर आप वहां एंट्री करते हैं, हो सकता है आपका स्ट्रेंथ उनसे कम हो और आप वहां पे सक्सेसफुल ना हो सकें, तो आपका बिजनेस वहां प्रॉफिटेबल ना होगा। राइट। तो हमें बहुत जरूरी है ये जानना कि जिस कंट्री में हम बिजनेस कर रहे हैं वहां पे प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। अब अगर आप चाइना की बात करते हैं, चाइना में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे लेबर बहुत ही चीप मिल जाते हैं, तो वहां पे उनसे कॉम्पीट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। राइट। ऐसे और भी बहुत सारे कंट्री है जहां पे उनका एक अपना पर्टिकुलर फील्ड में एक स्ट्रेंथ होता है। कोशिश कीजिए कि हम उस फील्ड में ना घुसें जहां पे हमारा स्ट्रेंथ सामने वाले के स्ट्रेंथ से कम पड़ता हो। पॉलिटिकल रिस्क ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं बोलूंगा जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप में से कितने लोग आज के डेट में सूडान में बिजनेस करना चाहेंगे, मुझे नहीं लगता किसी का हाथ ऊपर उठेगा। सोमालिया, अफगानिस्तान, म्यांमार, राइट, सीरिया, ये सब ऐसे कंट्रीज है जहां पे पॉलिटिकल रिस्क बहुत ज्यादा है। ये कंट्रीज पॉलिटिकली हाईली अनस्टेबल हैं।
तो यहाँ पे हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि बिजनेस करें, राइट? अपने वहाँ सामान भेज दिया, पैसा भूल जाइए, पैसा आने का है नहीं। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिकली बहुत नीचे गिर चुके हैं, जिनका फाइनेंशियल पोजीशन बहुत वीक हो चुका है। तो आपने यहाँ सामान भेज दिया, पोर्ट पे पड़ा रहेगा, उनके पास पैसा नहीं, वो चुका नहीं पाएंगे, आपका सामान गया और आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? अच्छा, ये तो हुआ डायरेक्ट। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे तरीके होते हैं एक्सपोर्ट, मतलब आप इस कंट्री से दूसरे कंट्री में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट इसके अलावा बहुत सारे और तरीके होते हैं, बहुत सारे स्ट्रैटेजी होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करने के। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, राइट? उसके बारे में डिटेल सेशन लेंगे हम लोग, राइट? मैंने पहले ही बोला कि आपके पास रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है नहीं अपने पास कि हम सारे जगह पैसा फैला दें, सारा जगह बिजनेस फैला दें और हमें इस बात की चिंता ना हो कि किस कंट्री में हमारा बिजनेस अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, तो इस मामले में बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए कि इस कंट्री में बिजनेस करना है या नहीं करना है, राइट? कुछ हम लोग केसेस देखेंगे जो बड़े-बड़े कंपनी, जैसा मैंने पहले ही बोला कि बड़े-बड़े एमएनसीज फेल हुए सिर्फ एक गलत डिसीजन से, उन्होंने गलत मार्केट चुना, राइट? हम सब जानते हैं इस कंपनी के बारे में। वॉलमार्ट यूएस की बहुत बड़ी कंपनी है, जायंट है। अ, इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, इनका नेटवर्क बहुत अच्छा है, इनका बिजनेस काफ़ी प्रॉफिटेबल है। बट ये वॉलमार्ट जब जर्मनी में इंटर किए, राइट, in 98 में इन्होंने जर्मनी में एंट्री लिया और ये बुरी तरह फ्लॉप हुए वहां पे। क्यों? अगर आप देखेंगे यहाँ पे दो रीजन मैंने बताया है कि ये क्यों फ्लॉप हुए। एक तो कल्चरल डिफरेंस, ये इस चीज को समझ नहीं पाए, कंज्यूमर बिहेवियर को ये समझ नहीं पाए, राइट? तो ये दो चीजें बहुत जरूरी होती है किसी भी कंट्री में। आप अगर एंट्री कर रहे हैं तो वहां का लोकल कल्चर और लोकल कंज्यूमर बिहेवियर समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक वर्ड दिमाग में आता है, ग्लोकल। आप भले ही ग्लोबल कंपनी हो, बट लोकल कल्चर जानना बहुत जरूरी है, तभी आप वहां पे सस्टेन कर पाएंगे, राइट? मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ क्या हुआ था इनके साथ में। जैसे अगर आप यूएस में किसी रिटेल स्टोर में जाएंगे, ठीक है, किसी इस तरह के वॉलमार्ट या इस तरह से बड़ी दुकान में जाएंगे, तो वहाँ पे एक बहुत फ्रेंडली बिहेवियर होता है, चाहे वो जो कैशियर हो या जो शॉप फ्लोर पे जो स्टाफ हो, उनका बिहेवियर काफ़ी फ्रेंडली होता है। जर्मन लोगों के लिए ये एटीट्यूड काम नहीं करता है, वो इतने जल्दी मिल नहीं पाते हैं किसी से, इतने जल्दी फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, इनको ट्रेनिंग दिया गया था जर्मनी में वॉलमार्ट के मैनेजमेंट की तरफ से कि भाई जो भी है उससे आप एक स्माइल लेके बात करो, उससे हाय हेलो करो, उससे थोड़ा आप एक इंटीमेसी डेवलप करो। ये बिल्कुल नॉन जर्मन कल्चर था, ये अटरली फ्लॉप हुआ वहाँ पे, राइट? एक बैकफायर था उनके लिए। मतलब उनके लिए बहुत अनकॉमन था कि कोई अनजान आदमी उनको देख के स्माइल करे, उनसे बहुत ज़्यादा नज़दीक होने की कोशिश करे, उनके लिए बहुत अनकॉमन था, राइट? बहुत स्ट्रेंज बिहेवियर था उनके लिए, तो यहाँ पे फ्लॉप हो गया। दूसरी बात थी, वहाँ पे लोकल प्लेयर्स थे जैसे एलडी और लिडल, ये दो प्लेयर्स थे जिनसे ये कॉम्पीट नहीं कर सके। अच्छा, और एक था बहुत बड़ा रीजन कि उन्होंने प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिरा दिया था, वॉलमार्ट ने प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिरा दिया था। जर्मन लोगों को प्राइस, उतने प्राइस सेंसिटिव नहीं होते हैं और क्वालिटी सेंसिटिव होते हैं। तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं अगर प्राइस गिर रहा है तो क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे। और एक समय ऐसा आया कि जब जर्मनी के हाई कोर्ट ने ही उनको ऑर्डर दे दिया कि भाई अपने प्राइस आप बढ़ाओ। ये प्रीडेटरी जो प्राइसिंग टैक्टिक है आपका, कि आप जो लोकल मार्केट को किल कर रहे हो, ये हम नहीं होने देंगे। अल्टीमेटली क्या हुआ, 98 में कंपनी ने वहां एंट्री मारी थी और 2006 में वो आउट हो गए वहां मार्केट से। काफी बड़ा लॉस हुआ था, $1 बिलियन का लॉस हुआ था। उन्होंने पूरा जर्मनी का ऑपरेशन जो है मेट्रो एजी को उन्होंने हैंड ओवर कर दिया था, सेल कर दिया था, राइट? एक दूसरा केस है होम डिपो का। होम डिपो एक कॉमन नेम है, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। क्या हुआ तो होम डिपो में, ये एक यूएस की कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर अटलांटा में है। होम डिपो चाइनीज मार्केट में एंट्री किया इन्होंने 2006 में। ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन, लोकल मार्केट को ये समझ नहीं पाए, वहाँ लोकल प्लेयर से बहुत ज़्यादा कंपटीशन आया इनको, राइट? और फाइनली इनको 6 साल के अंदर अंदर वहाँ पर जितने भी स्टोर्स थे सारे विड्रॉ करने पड़े,
सारे सेल आउट करके निकलने पड़े, उनके क्लोज करने पड़े। टेस्को की बात करते हैं, राइट। टेस्को एक मल्टीनेशनल ग्रॉसरी है, जनरल मर्चेंडाइज रिटेलर है, एक इंग्लैंड की कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है, राइट। इन्होंने यूएस मार्केट में एंटर किया था 2007 में। इनके जितने भी फ्रेश और इजी चेन कन्वीनियंस स्टोर्स के थे वो सारे इनको बंद करने पड़े, क्योंकि उनको लगा, लोगों को लगा कि ये तो बहुत छोटे छोटे स्टोर्स हैं और बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो वहां पे वो अपना एक ब्रांड एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। तो जितने भी इनके आप देखेंगे 6-7 साल के अंदर इस तरह की कंपनियां जो होती हैं वो बिजनेस वाइंड अप करके निकल जाती हैं। सेम केस यहाँ भी हुआ, 2007 में इन्होंने एंट्री मारी, 2013 में इन्होंने सारे स्टोर्स बंद करके वहां से निकल गए। काफी बड़ा लॉस हुआ, $2 बिलियन का लॉस हुआ, राइट। एक और केस मैं आपको बताता हूं, गूगल। गूगल आज के डेट में एक ऐसा ब्रांड है जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता है कि गूगल भी किसी कंट्री में फ्लॉप हो सकती है, बट गूगल ने भी वही गलती की थी। चाइनीज मार्केट में एंटर किए 2006 में। लोकल सर्च इंजन जो चाइना का सबसे बड़ा सर्च इंजन है बाइडू, उनसे इनको काफी काफी ज्यादा लॉस हुआ, राइट। और जो चाइनीज प्लेयर थे, जो चाइनीज प्लेयर बाइडू थे और एक दो ऐसे प्लेयर्स थे, उनसे ये कॉम्पीट नहीं कर सके, और चाइनीज गवर्नमेंट ने इनके ऊपर सेंसरशिप लॉ लगा दिया, और फाइनली गूगल ने बंद कर दिया वहां बिजनेस 2010 में, राइट। तो ये एक ऐसा रीजन था, एक पॉलिटिकल रीजन था, वहाँ गवर्नमेंट इनको नहीं चाहती थी कि गूगल वहाँ पे बाइडू को सरपास करे बिजनेस में, और वहाँ का जो लोकल प्लेयर है बाइडू वो इनसे कम पड़ जाए, वो इनसे पीछे पड़ जाए और उनको लॉस हो, राइट। 2014 में इन्होंने विड्रॉ कर लिया चाइना से। 2006 में एंट्री मारी, 2014 में 2014 में विड्रॉ कर लिया। एक और एग्जांपल है टारगेट। टारगेट ने अपना स्टोर ओपन किया कनाडा में 2013 में। वहां पे लॉजिस्टिक चैलेंज बहुत आया इनको, वो समझ नहीं पाए, वहां के सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को वो लोग समझ नहीं पाए, राइट। लोकल जो कैनेडियन रिटेलर्स थे वो इनसे बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनसे ये कॉम्पीट नहीं कर पाए। 2015 में 2 साल के अंदर इन्होंने 133 स्टोर्स कनाडा में बंद कर दिया, राइट। स्टारबक्स। स्टारबक्स के साथ क्या हुआ था? स्टारबक्स यूएस की बहुत सक्सेसफुल कंपनी है, कॉफ़ी चेन, कॉफ़ी के मामले में इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत सारे आउटलेट्स हैं, काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है। ऑस्ट्रेलियन मार्केट में इन्होंने 2000 में एंट्री मारी, राइट। जो वहाँ के लोकल प्लेयर्स थे वो डोमिनेट कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन कॉफ़ी मार्केट को। स्टारबक्स काफ़ी महंगा था, वहाँ की पब्लिक इतना अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, स्टारबक्स की कॉफ़ी को अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। 2000 में एंट्री मारी, 2008 में वहाँ के 61 स्टोर्स इन्होंने बंद कर दिए, $143 मिलियन का लॉस हुआ इन्हें। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं जो वो अगर प्रॉपर रिसर्च करके किसी अच्छे मार्केट में जो इनके लिए सुटेबल वहां पे अगर एंट्री नहीं मारे तो ये भी फ्लॉप हो सकते हैं। तो जो स्टार्टअप्स हैं या जो फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। गुड। सो आगे चलते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री के लिए या इंटरनेशनल मार्केट को सिलेक्ट करने के लिए देखना चाहिए। तो दो तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं, एक तो आपके खुद फर्म से रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं, राइट, और दूसरा हो सकते हैं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्या हो सकते हैं ये सब फैक्टर्स, अभी देखते हैं। अगर आप इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा, जो लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, एक टॉपिक है ईपीआरजी। ईपीआरजी एक बेसिकली फ्रेमवर्क है, राइट। आप उसको जरूर स्टडी करें, अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसको आगे कवर करूंगा। ईपीआरजी इज नथिंग बट एक फ्रेमवर्क है इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रेजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक अप्रोच के बारे में।
तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अगर आपको इस बीच ज़रूरत पड़ती है तो EPRG फ्रेमवर्क आप गूगल में सर्च करें या कहीं अच्छे बुक्स को रेफर करें और ज़रूर इसके बारे में पढ़ाई कीजिए, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज लीजिए, राइट। तो इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या हो सकता है? एक तो आपका फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारा अगर कोई कंपनी है, हमारी अगर कोई कंपनी है, कोई फर्म है हमारा, तो क्या हो सकता है? हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, राइट। हम सिर्फ एंट्री मारना चाहते हैं तो मार्जिनल सरप्लस पे भी हम सेल कर सकते हैं, या हमारा एक स्ट्रैटेजी हो सकता है कि भाई हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे, या हमारा प्लांट अगर आइडल बैठा हुआ है और मुझे उसके खर्चे निकालने हैं, क्योंकि अगर प्लांट आइडल बैठा है तो कंपनी को बहुत लॉस है, तो अगर उसके खर्चे निकालने हैं, मुझे उसकी कैपेसिटी को यूटिलाइज करना है, तो भी हो सकता है कि हम बहुत लो मार्जिन पे हम कहीं पे एक्सपोर्ट करके अपना प्लांट का कैपेसिटी यूटिलाइज करने की कोशिश करें। मार्केट डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, पहले से हम किसी और मार्केट में हैं, अभी एक दूसरे मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं, ग्रोथ प्लान हमारा अलग हो सकता है। या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम प्रमोट करना चाहते हैं, फ्यूचर फ्यूचर ग्रोथ प्लान को ध्यान में रखते हुए, राइट। डिपेंड करता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, वो भी एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट हो सकता है या एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ हो सकता है। अगर हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं तो हम रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा रिस्की मार्केट में भी हम वेंचर कर सकते हैं, ये सोचते हुए कि चलो अगर मार्जिन अच्छा मिल रहा है एक बार ट्राई करके देखते हैं, राइट। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे पास अगर ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। हमारे पास टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ कैसा है, राइट। प्रोडक्ट मिक्स कैसा है, अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सपोज अफ्रीका के किसी मार्केट में मैंने बहुत सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया, तो एक उसके सहारे या अ, उसके उस ब्रांड के भरोसे मैं दूसरे प्रोडक्ट को भी पुश कर सकता हूँ, तो वो भी एक हमारा इंटेंशन हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। हमारा इंटरनेशनल ओरिएंटेशन क्या है, जो मैं बात कर रहा था EPRG के बारे में, राइट। तो EPRG के बारे में जरूर पढ़िए, इसके बारे में डिटेल में कभी बाद में बात करूंगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा अप्रोच कैसा है, हमारा ओरिएंटेशन कैसा है इंटरनेशनल मार्केट के बारे में, ओके। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर मैं बात करूं, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सुना होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, किस कंट्री में बिजनेस करना कितना इजी होता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 2019 में 2019 में 77th रैंक था इस पूरे इंडेक्स में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में, बट काफ़ी अच्छा हमने जंप लिया 2020 में, और मतलब 77 से हम पहुंच गए 63rd पे। और उसके पहले 77 के पहले वाले साल में मतलब 2018 में हमारा रैंक था 100। लेकिन कुछ कंट्री की बात करूं जैसे न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड नंबर 1 पे है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब वहां पे बिजनेस करना बहुत ईजी है। सिंगापुर, हांगकांग, डेनमार्क, साउथ कोरिया, ये सब टॉप 5-6 पोजीशंस में रहते हैं कभी भी। बहुत सारे कंपनी के बारे में आपने सुना होगा कि काम तो कर रहे हैं इंडिया में, बट एक ऑपरेटिंग हेड क्वार्टर हमने या उन कंपनियों ने ओपन कर रखा है सिंगापुर में। पता है क्यों? क्योंकि सिंगापुर जो है वहां पे कॉर्पोरेट टैक्स जस्ट 10% है, जबकि इंडिया में उन्हें 30% टैक्स देना पड़ता है, ओके। तो देखते हैं क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। पहला तो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कंपनी की कैसी है, जीडीपी का ग्रोथ ट्रेंड कैसा दिख रहा है, पर कैपिटा इनकम कैसा है, और अगर पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा भी है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉपुलेशन के कुछ हिस्सों में पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है और दूसरे लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, मतलब डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। फॉरेन ट्रेड में उनका ट्रेंड कैसा है, बढ़ रहा है, फॉरेन ट्रेंड घट रहा है, वो दूसरे कंट्री के साथ फ्रेंडली है बिजनेस करने में या फ्रेंडली नहीं है, उनके पास डेप्ट का सिचुएशन क्या है, कंट्री बहुत ज़्यादा डेप्ट में तो नहीं है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है। मार्केट साइज कैसा है, अगर मार्केट साइज बड़ा होगा, मार्केट पोटेंशियल बड़ा होगा, तो आपके लिए बिजनेस करना हमेशा ही ईजी होगा, राइट। उसके बाद देखते हैं ग्रोथ पोटेंशियल हो गया, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट कैसा है, तो कंपटीशन का लेवल कैसा है, कंपटीशन का नेचर कैसा है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा गूगल और बाइडू का, तो वहां पे गवर्नमेंट ने ही एक कंपटीशन क्रिएट कर दिया कि भाई हम गूगल को आगे नहीं बढ़ने देंगे, बाइडू ही आगे बढ़ेगा, राइट। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप ये देखिए कि वहाँ पे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जो है वो सही है या नहीं है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं, चैलेंजेस कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ओके।
कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स हाईली हाईली इंपॉर्टेंट। वहाँ के लोगों को लैंग्वेज, वहाँ कस्टम्स, वहाँ वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कंट्रीज में आप देखेंगे कोई पर्टिकुलर कलर वो लोग अच्छा नहीं मानते हैं। तो अगर आपके प्रोडक्ट का वो कलर है, कहीं पे ग्रीन कलर अच्छा नहीं मानते हैं, कहीं पे रेड कलर अच्छा नहीं मानते हैं, अगर आपने वो कलर दिया तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके प्रोडक्ट्स फेल होंगे। कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज में कुछ नंबर्स को अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे एक तो सब लोग जानते होंगे कि 13 नंबर जो है 13 नंबर जो है वो वर्ल्ड वाइड सबसे अगर मैं हिंदी में बोलूँ सबसे मनहूस नंबर बोलते हैं उसको, या ये एक ऑस्पिशियस नंबर नहीं माना जाता है। और 16 नंबर जो है 16 इसको सबसे ऑस्पिशियस नंबर, सबसे लकी नंबर माना जाता है। 13 हाईली अनलकी नंबर माना जाता है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में। अगर आप चाइना की बात करेंगे तो चाइना में नंबर 4, वहां पे नंबर 4 जो है मुझे नहीं पता उनका लैंग्वेज क्या है, बट ऐसा कहते हैं कि नंबर 4 जो है, 4 जो साउंड करता है वो डेथ की तरह साउंड करता है। तो अगर आपके प्रोडक्ट में कहीं भी ये 4 वाला इनपुट है या ऐसा कुछ प्रोनाउंसिएशन है और आप चाइना में बिजनेस करना जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप वहाँ फ्लॉप होंगे। तो इन सब चीज़ों को वहाँ का लोकल जो कल्चर है, लोकल लैंग्वेज है, लोकल कस्टम है, उसका कलर प्रेफरेंस, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है जाननी, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, ये बहुत ज़रूरी होती है। वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अगर आप किसी को दे रहे हैं तो उनका लीगल फ्रेमवर्क क्या है, लोकल लॉज क्या हैं, उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए लॉज क्या हैं, वहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच कैसा है लोगों का, कोई लाइसेंस लेने में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तो नहीं करनी पड़ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़ा सा भी अगर आपने कुछ लूप होल्स किया और आप मुसीबत में पड़ गए, राइट। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स की क्या फैसिलिटी है, जैसे हमने टारगेट वाला अभी एक एग्जांपल देखा था, तो वहाँ का लोकल ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कैसी है, वहाँ पे लॉजिस्टिक की फैसिलिटी कैसी है, गवर्नमेंट का क्या कुछ इंसेंटिव है लॉजिस्टिक के फील्ड में, क्या या आउटसाइडर्स को लॉजिस्टिक फैसिलिटी लेने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी होती है, राइट। टेलीकम्युनिकेशन, सप्लाई चेन नेटवर्क, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जैसे हमने पहले बात किया कि आप सूडान में आप में से कितने लोग अभी बिजनेस करना चाहेंगे, अफगानिस्तान में बिजनेस करना चाहेंगे, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि राइट इन्फॉर्मेशन कैसे लिया जाए, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं जहाँ से हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है उस कंट्री के बारे में। क्योंकि जब हम जान रहे हैं कि रिस्क है, हमें पता है कि उस कंट्री में बिजनेस करने के बारे में अगर हमें मैं श्योर नहीं हूँ कि बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो कहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो कुछ तो गवर्नमेंट रिसोर्सेज होते हैं, राइट, कुछ कॉमर्शियल गाइड्स होते हैं, कुछ मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होता है, कुछ ट्रेड एसोसिएशन होते हैं, हर एक कंट्री में एक ट्रेड एसोसिएशन होता है, कुछ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स होते हैं, वहाँ से भी आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए कुछ गवर्नमेंट बॉडी होती है जो आपको ये सब इंफॉर्मेशन देती है, कुछ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स होते हैं, राइट। तो वहाँ पे भी आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, उस कंट्री में क्या है, उसका बिजनेस स्टेटस, वहाँ पे बिजनेस करना सही है नहीं है, ये सब इंफॉर्मेशन में मिल जाते हैं। तो उस मार्केट रिसर्च के बारे में अगर कुछ रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ कैसा है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क कैसा है, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ कैसी है, इन चीज़ों के बारे में आपको चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से या ट्रेड एसोसिएशन से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, राइट। कुछ तो मार्केट रिसर्च फर्म्स होते हैं, कुछ प्राइवेट मार्केट रिसर्च फर्म्स भी होते हैं जहाँ पे आप कुछ पैसे खर्च करके इनके बारे में रिपोर्ट ले सकते हैं, और काफ़ी ज़रूरी होता है। हमें लगता है कि चलो हम इनको पैसे क्यों देना, बट मेरा ट्रस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए, ये इन्फॉर्मेशन लेके ही काम करना कहीं भी सही होता है, राइट। तो क्योंकि आप लोकल मार्केट के बारे में, आप इंडिया में बैठे हैं, आप किसी दूसरे कंट्री में बैठे, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, बांग्लादेश में बैठे हैं, और आपको दूसरे कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, आप खुद जाके वहाँ पे ये काम नहीं कर सकते हैं। कुछ ऑलरेडी मार्केट रिसर्च फर्म्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया हुआ है। तो अगर आप सही मार्केट रिसर्च फर्म्स के पास जाएंगे तो उनसे इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको। कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ कंसल्टेंट्स होते हैं जो इस फील्ड में काफ़ी रिसर्च करते हैं, तो वो भी आपको काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकते हैं, राइट। मार्केट स्ट्रैटेजी, मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी, मैं इसकी बात कर रहा था कि मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, राइट। तो अगर मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे
मैं इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टार्ट, जैसे आप जॉइंट वेंचर के थ्रू इंटर कर सकते हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन के थ्रू इंटर कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो भी इस फील्ड में बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स, कुछ एक्सपर्ट्स ओपिनियन, राइट। ये सब आपको एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से मिल जाते हैं। कुछ आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में कुछ कॉलेजेस काम कर रहे होते हैं, उनके पास कुछ एक्सटेंशन डिपार्टमेंट्स होता है, वहां से भी आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, राइट। तो मेरा आज का इंटेंशन यही था कि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूं कि मार्केट सिलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो मार्केट सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ से हमें राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, राइट। कुछ मैं ओपन क्वेश्चंस डालता हूं आपके लिए, इससे रिलेटेड है, नॉट एग्जैक्टली बट आपको बहुत हेल्प मिलेगा उससे। पेस्टल एनालिसिस, जिसको भी टाइम मिलता हो, जो भी इंटरेस्टेड हो, वो पेस्टल एनालिसिस के बारे में जरूर पढ़ें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PESTEL, ये एक टॉपिक आप जरूर देखें। दूसरा एक और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, थोड़ा एक मार्केट और बिजनेस के ऊपर एक एनालिसिस होता है, उसको बोलते हैं माबा माबा एनालिसिस, राइट। तो ये इन दो चीज़ों के बारे में आप जरूर पढ़ कर रखें। मैं बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट होऊंगा और बात करेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस में क्या रिस्क हो सकते हैं। एक और सजेस्ट करूंगा मैं, एक इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होता है, मैं कोशिश करता हूं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में कुछ बात करेंगे। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, जैसे रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं, किसी पर्टिकुलर कंट्री में क्या क्या रिस्क हो सकता है, कैसे हम इवैल्यूएट करेंगे इस कंट्री में बिजनेस करना सही है या नहीं, उसकी रैंकिंग होती है, उसको एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, उसके लिए उसको मार्केट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स बोलते हैं। मैं कोशिश करता हूं उसको कवर करने के लिए, राइट। और जो मैं पेस्टल की बात कर रहा था, तो पेस्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस होता है। ये जस्ट आपको एक मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जितने होते हैं, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, जो कि इसका एक एब्रिविएशन है। सो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल, ये जितने भी मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, इसके बारे में एनालिसिस करते हैं, राइट। तो हम बहुत जल्दी मिलेंगे, रिस्क के बारे में बात करेंगे, कुछ और टॉपिक्स लेके, कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, उसको लेके काफ़ी जल्दी मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूँ। सो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।